जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BSOC 134 समाज शास्त्रीय जांच की विधियां की ये पहली क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं, जिससे आप लोग अपनी जो है पूरे पेपर की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको एटलीस्ट 20-25 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो आप लोग इसके गेस्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है और shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली सर्च कोड पे जाना है। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे टाइप करेंगे BSOC 134। जैसे आप सर्च करेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको गेस्ट पेपर मिल जाएगा। तो जिसमें भी आपको डाउनलोड करना होगा सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको बाय नाउ पर क्लिक करके अपना पेमेंट करके इसका जो है PDF डाउनलोड कर लेना है। अगर आप यहां से नहीं परचेज कर पाते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके जो है व्हाट्सएप पर परचेज कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या है, सामाजिक शोध क्या है, इसके विभिन्न तत्वों पर चर्चा कीजिए। यानी कि ये प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में आया हुआ है, VBI क्वेश्चन है। सामाजिक शोध क्या है और इसके विभिन्न तत्वों पर चर्चा कीजिए। तो देखिए, सामाजिक शोध क्या होता है। सामाजिक शोध होता है समाज या उसमें हो रही घटनाओं, व्यवहारों, संबंधों और बदलावों को जो है वैज्ञानिक अध्ययन होता है। इसमें का इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है लोग कैसे रहते हैं समाज में, कैसे सोचते हैं समाज में, कैसे कार्य करते हैं और समाज में आपसी संबंध कैसे बनते हैं, ये जानना होता है। तो सामाजिक शोध समाज और उसमें हो रही घटनाओं, व्यवहारों, संबंधों और बदलावों को वैज्ञानिक तरीके से समझने की एक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य यह जानना होता है कि लोग कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे कार्य करते हैं और समाज में जो है कैसे आपसी संबंध बनते हैं। सामाजिक शोध समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने, समस्याओं की पहचान करने और उनके समाधान के लिए नीतियां बनाने में मदद करता है। यह शोध समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान और राजनीति शास्त्र, शिक्षा आदि क्षेत्रों में जो है किया जाता है। यानी कि समाज शोध जो होता है, सामाजिक शोध होता है समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने, उनकी समस्याओं को पहचान करने और उनके समाधान के लिए नीतियां बनाने में मदद करता है। यह शोध समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र आदि क्षेत्रों में जो है किया जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि सामाजिक शोध के उद्देश्य क्या क्या है। तो समाज के व्यवहार और क्रियाओं को समझना होता है, सामाजिक समस्याओं की पहचान और उसका समाधान खोजना, सिद्धांतों का परीक्षण और नए सिद्धांतों का निर्माण करना, सामाजिक नीतियों को बनाने में सहायता देना। तो यानी कि सामाजिक शोध जो होता है वो सामाजिक नीतियों को बनाने में सहायता देता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि सामाजिक शोध के प्रमुख तत्व क्या है, यानी कि मेन एलिमेंट्स ऑफ सोशल रिसर्च। इसका मतलब ये है कि जब सामाजिक शोध करेंगे तो कैसे करेंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस रहेगा, उसके एलिमेंट्स क्या रहेंगे वो देखेंगे। तो सामाजिक शोध में कई मुख्य तत्व होते हैं जो शोध प्रक्रिया को सफल बनाते हैं। पहले है समस्या की पहचान, यानी कि आप किस पर शोध करेंगे, सबसे पहले आपको समस्या की पहचान करनी है। शोध की शुरुआत एक समस्या या सवाल से होती है। यह सवाल ऐसा होना चाहिए जिसे वैज्ञानिक ढंग से जांचा जा सके। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर क्यों कम है, एक शोध समस्या है। यानी कि समस्या ऐसी होनी चाहिए जिसको हम लोग वैज्ञानिक ढंग से जांच सके। कोई ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए जिसको हम लोग वैज्ञानिक ढंग से जांच ना सके। जैसे उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर क्यों कम है, इस पर हम लोग पूरा एक शोध कर सकते हैं कि उसका कारण क्या है और उसके समाधान क्या हो सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, उद्देश्य तय करना। तो यहाँ पर शोध का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि आप किस बात का पता लगाना चाहते हैं। शोध ही जो है उद्देश्य को आगे दिशा देता है। क्या करता है, उद्देश्य ही होता है जो शोध को आगे बढ़ाता है। अगर आपका उद्देश्य तय है कि आपको किसका पता लगाना है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है शोध आगे बढ़ेगा। इसके बाद परिकल्पना, यानी कि हाइपोथेसिस। परिकल्पना एक प्रकार का अनुमान होता है जो यह बताता है कि हम किस बात की उम्मीद कर रहे हैं। यह एक परीक्षण योग्य कथन होता है। उदाहरण, शिक्षा का स्तर निम्न होने का कारण आर्थिक पिछड़ापन है।
यानी कि जब देखिए शोधकर्ता किसी पर शोध करेगा तो वो पहले क्या करता है, कोई जो है परिकल्पना करता है, यानी कि हाइपोथेसिस करता है कि हो सकता है कि शिक्षा का स्तर वहां पर निम्न होने का कारण आर्थिक पिछड़ापन है। अभी उसने कोई शोध नहीं की, जब शोध करेगा तो उसको पता चलेगा ये कारण है या फिर कोई दूसरा कारण है। अब क्या करेंगे, शोध की रूपरेखा यानी कि इसका रिसर्च डिजाइन क्या है। यह शोध का खाका होता है जिसमें यह तय किया जाता है कि किस विधि से डेटा को इकट्ठा किया जाएगा, कौन लोग शामिल होंगे और शोध जो है कैसे आगे बढ़ेगा। यह योजना शोध को व्यवस्थित और प्रभावी बनाती है। क्या करती है, यह योजना जो है शोध को व्यवस्थित और प्रभावी बनाती है। अब इसके बाद डेटा संग्रह यानी कि डेटा कलेक्शन किया जाएगा, यानी कि शोध के लिए क्या करेंगे, आवश्यक जानकारी एकत्र की जाएगी। पहला तरीका होता है प्राथमिक डेटा, मतलब कि जिससे लोग सीधे लोगों से बातचीत करना, इंटरव्यू लेना या प्रश्नावली करके प्राप्त किया जाता है। दूसरा डाटा होता है जो पहले से किसी पुस्तक में है या रिपोर्ट या वेबसाइट में उपलब्ध होता है, उसे हम लोग कहते हैं द्वितीयक डेटा। इसके बाद है डेटा का विश्लेषण यानी कि डेटा एनालिसिस होगा। इकट्ठा किए गए डेटा को सांख्यिकीय गुणात्मक तरीके से विश्लेषित किया जाएगा ताकि निष्कर्ष निकाला जा सके, जिसमें चार्ट, ग्राफ, तालिकाएं आदि का जो है प्रयोग होता है। अब हमने डेटा एनालिसिस कर लिया, अब क्या करेंगे, अब हम लोग फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे उस शोध का। तो डेटा विश्लेषण के आधार पर शोधकर्ता कोई निष्कर्ष निकालता है। यह निष्कर्ष यह बताता है कि आपकी परिकल्पना सही थी या नहीं और शोध प्रश्न का उत्तर क्या है। यानी कि आपने जो परिकल्पना की थी वो फाइनल निष्कर्ष के बाद सही हुई या नहीं ये भी पता कर सकते हैं, और शोध का प्रश्न क्या है वो भी हम लोग पता कर सकते हैं। इसके बाद है रिपोर्ट लेखन यानी कि रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि आप जो फाइनल कंक्लूजन आपने निकाला है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। तो शोध पूरा होने के बाद उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है। इसमें पूरी प्रक्रिया, प्राप्त निष्कर्ष, सुझाव लिखे जाते हैं। यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों या समाज सेवियों के जो है काम आती है। यानी जब कोई भी रिपोर्ट बनाई जाती है तो नीति निर्माताओं के वो काम आती है, शिक्षाविदों के काम आती है या समाज सेवियों के जो है काम आती है। जो भी आप शोध करते हैं वो किसी ना किसी चीज के काम आ ही जाता है। इसके बाद क्या करें, फाइनल आंसर लिखेंगे, तो आपको निष्कर्ष लिखना है आंसर में फाइनल। तो सामाजिक शोध समाज को बेहतर ढंग से समझने का एक वैज्ञानिक तरीका है। इसके माध्यम से हम समाज की गहराई में जाकर समस्याओं की जड़ तक पहुंच सकते हैं और समाधान खोज सकते हैं। इसके विभिन्न तत्व जैसे समस्या की पहचान, उद्देश्य, परिकल्पना, डेटा संग्रह, विश्लेषण और निष्कर्ष शोध को वैज्ञानिकता और सटीकता प्रदान करते हैं। यह प्रक्रिया जो है समाज को समझने और सुधारने के लिए जो है अत्यंत आवश्यक होती है। तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन कवर कर लिया है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं दूसरा, बेवर के वस्तुनिष्ठता पर दिए गए विचारों की चर्चा कीजिए। और आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे जो क्लास की नोटिफिकेशन है आपको वहां पर मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए बेवर के ऑब्जेक्टिविटी जो सिद्धांत थ्योरी थी उस पर हमको यहाँ पर चर्चा करनी है। तो बेवर क्या मानते हैं, बेवर कहते हैं कोई भी समाजशास्त्री हो, कोई भी शोध अध्ययन करे तो वो जो अपनी जो निजी इच्छाएं हैं या फिर निजी व्यक्तिगत राय है उसको जो है अनुसंधान से दूर रखे। जो उसको डेटा मिल रहा है उसको डेटा को है निष्पक्ष रूप से जो सामने प्रस्तुत करना है। तो मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री थे जिनका समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा। वेबर ने समाजशास्त्र अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता मतलब कि ऑब्जेक्टिविटी की आवश्यकता और सीमाओं पर विशेष ध्यान दिया। उनका मानना था कि समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक ढंग से समझने और समझाने के लिए शोधकर्ताओं को अपनी निजी विचारों और पक्षपात से जो है अलग रहना चाहिए। वेबर के वस्तुनिष्ठता पर विचार करेंगे तो सबसे पहले समझेंगे वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या होता है। तो वेबर के अनुसार वस्तुनिष्ठता का अर्थ है बिना व्यक्तिगत भावना, पूर्वाग्रह, राजनीतिक विचारधारा या धार्मिक विश्वास के तथ्यों का निष्पक्ष और तर्कसंगत अध्ययन करना। समाज के जटिल पहलुओं को समझने के लिए अनुसंधानकर्ता को अपने मूल्यों को अध्ययन में हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए। तो वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या है, बिना व्यक्तिगत कोई भावना, अपनी पूर्वाग्रह या कोई आपकी राजनीतिक विचारधारा या धार्मिक विश्वास के आपको तथ्यों को निष्पक्ष और तर्कसंगत अध्ययन करना है। समाज की जटिल पहलू है उनको समझने के लिए अनुसंधानकर्ता को अपने मूल्यों को अध्ययन को जो है हस्तक्षेप में नहीं आने देना है। इसके बाद है सामाजिक विज्ञान बनाम प्राकृतिक विज्ञान। तो वेबर ने माना कि सामाजिक विज्ञान जैसे समाजशास्त्र और प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो होते हैं में एक बड़ा अंतर है। प्राकृतिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान होता है क्योंकि वहां भावना और मूल्यों का कोई स्थान नहीं होता है। लेकिन समाजशास्त्र में अध्ययन का विषय स्वयं मनुष्य और उसका समाज होता है।
जो भावनात्मक, सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से जटिल होता है। इसलिए समाजशास्त्र में पूर्ण वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना कठिन होता है, परंतु यह प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जो हमेशा यूनिवर्सल रहता है। अगर मान ली फिजिक्स में बल का मात्रक न्यूटन है तो वो न्यूटन ही रहेगा, चाहे अमेरिका में चले जाए, चाहे भारत में आ जाए, चाहे जर्मनी में चले जाइए। लेकिन जो समाज शास्त्र होता है इसमें जो है सब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है, यानी कि जो उसमें जो है ह्यूमन के अकॉर्डिंग चीजें बदलती रहती है। इसके बाद है मानव मूल्यों की भूमिका। तो वेबर मानते थे किसी भी शोध विषय का चयन करते समय शोधकर्ता के व्यक्तिगत मूल्य भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए कोई अनुसंधानकर्ता गरीबी, जाति या लिंग भेद जैसे विषयों पर शोध करता है क्योंकि वह इसे महत्वपूर्ण मानता है। वेबर यह भी कहते हैं कि एक बार जब इसे चुन लिया जाए तो अनुसंधान प्रक्रिया में व्यक्तिगत मूल्यों का हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए। यानी कि जब भी आप लोग कोई जो है शोध के लिए विषय चुन लें तो उसमें आपका जो है व्यक्तिगत मूल्यों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसके बाद है विचारों की व्याख्या। तो वेबर ने समाजशास्त्र को व्याख्यात्मक समाजशास्त्र कहा, जिसमें यह समझने की कोशिश की जाती है कि लोग किस किस व्यवहार के पीछे क्या सोचते हैं, उनके दृष्टिकोण क्या है। हालांकि यह कार्य स्वयं भावनाओं से जुड़ा होता है, फिर भी अनुसंधानकर्ता को तथ्यों की सही व्याख्या के लिए खुद को तटस्थ रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद है आदर्श प्रकार का प्रयोग। वस्तुनिष्ठता को बढ़ाने के लिए वेबर ने आदर्श प्रकार की अवधारणा दी। यह एक विश्लेषणात्मक उपकरण होता है जिसमें किसी सामाजिक घटना या व्यवहार की विशेषताओं को सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट किया जाता है। यह किसी वास्तविक स्थिति का सटीक चित्रण नहीं होता, बल्कि तुलना और विश्लेषण में मदद करता है। इससे समाजशास्त्रीय अध्ययन को अधिक वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक रूप देने में जो है सहायता मिलती है। इसके बाद है मूल्य निरपेक्षता। वेबर ने यह विचार दिया कि समाजशास्त्रियों को अपने निजी, नैतिक या राजनैतिक विचारों को वैज्ञानिक विश्लेषण में शामिल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वेबर कुल मिला के ये कह रहे हैं कि आप कोई भी विषय शोध के लिए चुने तो उसमें आपकी जो है नैतिक, राजनीतिक विचारधारा उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। शोधकर्ता को तथ्यों की निष्पक्ष रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ना कि किसी विचारधारा को सही साबित करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हम लोग फाइनल निष्कर्ष लिखेंगे। तो मैक्स वेबर का वस्तुनिष्ठता पर दृष्टिकोण समाजशास्त्र के वैज्ञानिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। वे यह समझते थे कि समाजशास्त्रीय अध्ययन में व्यक्तिगत मूल्यों का प्रभाव पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन शोध में निष्पक्षता बनाए रखना अनिवार्य है। वेबर ने यह सिखाया कि समाजशास्त्रियों को तटस्थ रहकर तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए और समाज की जटिलताओं को गहराई से समझना चाहिए। उनकी यह सोच आज भी समाजशास्त्रीय अनुसंधान की जो है नींव मानी जाती है। अब चलते यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है निर्जातीय प्रणाली विज्ञान क्या है और इसके अनुप्रयोग यानी कि इनका प्रयोग कहां पर होता है। यानी कि एथनोग्राफिक जो है साइंस सिस्टम साइंस क्या है, सबसे पहले उसकी परिभाषा देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे। तो निर्जातीय प्रणाली विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसका अध्ययन है जिसमें विभिन्न मानव जातियों का, समुदायों का, जनजातियों का और उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, धार्मिक जीवन के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। यह विज्ञान मानव समाज के विभिन्न पहलुओं को एक प्रणाली के रूप में देखने का प्रयास करता है, जिससे यह समझा जा सके कि एक विशेष संस्कृति या समुदाय किस तरह से कार्य करते हैं। यह विज्ञान नृविज्ञान है, प्रणाली विज्ञान का एक समन्वित रूप है। इसका उद्देश्य यह जानना होता है कि कैसे विभिन्न सामाजिक तत्व एक दूसरे के साथ जुड़कर एक जटिल प्रणाली का निर्माण करते हैं और यह प्रणाली किस प्रकार से समय के साथ विकसित होती है। अब यहाँ पर जो है निर्जातीय प्रणाली विज्ञान के मुख्य घटक देखेंगे। इसके मुख्य घटक क्या है, इसमें क्या क्या वो लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले वो लोग सांस्कृतिक अध्ययन करते हैं, मतलब कि इसमें जाति की परंपराएं क्या है, वो लोग किसमें विश्वास करते हैं, रीति रिवाज क्या है और जीवन शैली का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद उनकी सामाजिक संरचना का अध्ययन करते हैं। तो समुदाय में व्याप्त रिश्ते, वर्ग, भूमिकाएं और सामाजिक नियमों की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके बाद वो आर्थिक प्रणाली का अध्ययन करते हैं, किस तरह लोग जीवन यापन करते हैं, उनका रोजगार क्या है, वस्तुओं का आदान प्रदान कैसे होता है, ये सब देखा जाता है। इसके बाद धार्मिक मान्यताएं देखेंगे इसमें। तो समुदाय की धार्मिक धारणाएं जैसे पूजा पद्धति, देवी देवताओं में विश्वास आदि का जो है विश्लेषण होता है। इसके बाद इसी में आप लोग राजनीतिक संगठन के बारे में जानकारी देखेंगे। तो जातियों में सत्ता का ढांचा कैसा है, नेतृत्व किसके पास होता है, यह भी इसमें शामिल होता है। तो निर्जातीय प्रणाली विज्ञान के मुख्य घटक क्या है, इसमें क्या क्या वो अध्ययन करते हैं, सांस्कृतिक अध्ययन करते हैं,
सामाजिक संरचना का अध्ययन करते हैं, आर्थिक प्रणाली का अध्ययन करते हैं, धार्मिक मान्यताओं का अध्ययन करते हैं और राजनीतिक जानकारी का भी अध्ययन करते हैं। इसके बाद है निर्जाति प्रणाली विज्ञान के अनुप्रयोग। तो नीति निर्माण में सहयोग होता है, यानी कि देखिए जो निर्जाति प्रणाली विज्ञान का अनुप्रयोग है, सबसे पहला अनुप्रयोग है नीति निर्माण में सहयोग, यानी कि जब कोई सरकार कानून बनाती है तो वो क्या करती है, कोई भी जनजाति के लिए कानून बनाएगी तो वो क्या करेगी, निर्जाति प्रणाली विज्ञान का सहारा लेगी और समझेगी किस समुदाय की क्या जरूरतें हैं और इससे जो योजनाएं हैं प्रभावशाली और व्यवहारिक बनती है। इसके बाद है शैक्षणिक अनुसंधान में उपयोग। विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थानों में सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर शोध करने के लिए इस विज्ञान की विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह मानव समाज को गहराई से समझने में सहायता देता है। इसके बाद है स्वास्थ्य सेवाओं के अनुकूल में मदद। अलग अलग समुदाय की जीवन शैली और विश्वास को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य सेवाओं को अनुकूल बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए कुछ जनजातियों में टीकाकरण या अस्पताल में इलाज को लेकर संकोच होता है। ऐसे में निर्जाति प्रणाली विज्ञान की उनकी मानसिकता को समझने और समाधान निकालने में जो है मदद करता है। इसके बाद है पर्यावरण संरक्षण। बहुत सी जनजातियां जो है प्रकृति के साथ सीधे तालमेल में जीती है। उनके पारंपरिक ज्ञान से हम यह जान सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ उपयोग कैसे किया जाए। यह जल है, जंगल, जमीन के संरक्षण में जो है मददगार साबित हो सकता है। इसके बाद है सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। जब हम किसी समुदाय की संस्कृति और जीवन शैली को वैज्ञानिक रूप में दस्तावेज करते हैं तो यह उनके इतिहास और परंपराओं के संरक्षण में सहायक होता है। इससे आने वाली पीढ़ियां अपने मूल को जान पाती है, यानी कि जब हम लोग किसी समुदाय या जनजाति का जो है संरक्षण दस्तावेज के रूप में करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनके इतिहास और परंपराओं को संरक्षित करते हैं। इसके बाद है विकास परियोजनाओं में सामाजिक प्रभाव का आकलन। जब किसी क्षेत्र में बांध, सड़क या अन्य निर्माण परियोजनाएं शुरू की जाती हैं तो निर्जाति प्रणाली विज्ञान से आकलन किया जाता है कि इन परियोजनाओं का स्थानीय समुदाय पर क्या असर पड़ेगा और इससे परियोजनाओं को जो है ज्यादा समावेशी बनाया जा सकता है। इसके बाद हम लोग फाइनल आंसर में निष्कर्ष लिखेंगे। तो निर्जाति प्रणाली विज्ञान एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र है जो हमें मानव समाज की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझने का अवसर देता है। इसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कैसे विभिन्न जातियां और समुदाय एक प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं और किस तरह उनके जीवन पर बाहरी तत्वों का प्रभाव पड़ता है। इनके अनुप्रयोग न केवल शैक्षणिक बल्कि व्यवहारिक दृष्टि भी अत्यंत उपयोगी है, खासकर नीति निर्माण, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे क्षेत्रों में। तो यहाँ पर टोटल हमने 3 क्वेश्चंस को कवर किया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यू से लिए गए थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।